हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका केजीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि लद्दाख के अंदर जो है आपका प्रोटेस्ट फिर से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी हिंसक हो गया है, जिसमें कि 2 प्रोटेस्टर्स की डेथ भी हो गई है और उसको लेकर के ये जो आपका वहाँ पर उपद्रव है वो और बढ़ गया है। इसके पीछे क्या वजह है, ये लद्दाख क्यों मतलब उनके क्या डिमांड्स हैं, है ना। और उसमें जो सबसे मेजर डिमांड है, किसका मेजर डिमांड जो है कि उन्हें 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए और उन्हें स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है ना, क्यों वो डिमांड कर रहे हैं और उनके क्या क्या डिमांड्स हैं और रिसेंट में जो ये प्रोटेस्ट हुआ है इसका क्या वजह है। ये तो मांग आपकी लगभग मान लीजिए पिछले 3-4 सालों से चल रही है, लेकिन अचानक से ये डिमांड मतलब ये जो है प्रोटेस्ट इतना मतलब तेज क्यों हो गया वहां पर, इसके पीछे भी वजह बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आखिर 6th शेड्यूल के जो स्टेट होते हैं, यानी कि अगर किसी एरिया को मतलब 6th शेड्यूल में अगर शामिल कर लिया जाता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम इसके इतिहास की बात करें तो याद रखिएगा अगस्त 2019 अगस्त 2019 में क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर जिसको कि स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत अगस्त 2019 में ये स्टेटस जो है ये समाप्त कर दिया जाता है, यानी आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A इसको क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसे खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद एक कानून पारित होता है, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, जिसे लागू किया जाता है 31 अक्टूबर 2019 को। और इसके तहत क्या होता है, जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर 2 यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। एक यूनियन टेरिटरी बनता है जम्मू एंड कश्मीर, ये जो आप रीजन देख रहे हैं ये, और जम्मू एंड कश्मीर जो आपका यूनियन टेरिटरी बनता है विद लेजिस्लेटिव असेंबली लाइक दिल्ली, लाइक पुडुचेरी। जम्मू एंड कश्मीर आपका एक ऐसा यूटी बनता है जहां पर विधानसभा है। वहीं पर आपका ये जो रीजन देख रहे हैं ये है आपका लद्दाख का रीजन, और जो लद्दाख भी बनता है आपका यूटी बनता है और लद्दाख यूटी बनता है। और यहां पर क्या लेजिस्लेटिव असेंबली है, याद रखिएगा, लद्दाख एक यूटी बनता है विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी बिना विधानसभा के एक यूटी बनाया जाता है। अब जैसे यूटी बनता है तो अब उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो पूरा शासन प्रशासन वो केंद्र सरकार के द्वारा होता है। और आप लोग जानते हैं कि लद्दाख जो है आपका एक हिली एरिया है, यहां पर पर्वतीय क्षेत्र है और ये टूरिस्ट को काफी आकर्षित करता है। तो हाँ, यहाँ पर जो लेह लद्दाख ये सब जो रीजन है, ये सब रीजन जो है टूरिस्ट के लिए काफी अट्रैक्टिव लोकेशन है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई सारे विकास के लिए परियोजनाएं चल रही है, कई सारे डेवलपमेंट परियोजनाएं चल रही है यहाँ पर, है ना। साथ ही साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर कई सारा। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों लद्दाख के अंदर आपके कई सारे क्या बन रहे हैं, जल विद्युत संयंत्र बनाए जा रहे हैं। अब जल विद्युत संयंत्र बनाए जा रहे हैं, है ना। अब जल विद्युत संयंत्र बनाए जा रहे हैं कई सारा, आप देखते होंगे कि वहां पर आपके कनेक्टिविटी को लेकर के कई सारा डेवलपमेंट चल रहा है ना। और इसको लेकर के वहां के जो मतलब पर्वतीय क्षेत्र हैं कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और वो जो लद्दाख में जो रहने वाले लोग हैं, आपको याद रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, लद्दाख का जो पॉपुलेशन है ना, लद्दाख के पॉपुलेशन में 70% जो पॉपुलेशन है वो किसका है, ट्राइब्स का पॉपुलेशन, यानी ट्राइबल पॉपुलेशन है, यानी जनजातीय यहाँ पर जनसंख्या, जनजातियों की जनसंख्या है यहाँ पर। और ये डिमांड कर रहे हैं कि देखिए ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर जो ये जल विद्युत संयंत्र वगैरह स्थापित हो रहे हैं, इससे हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र, जो हमारे रिसोर्सेस हैं, हमारा जो लैंड वगैरह है ना, जो हमारे मतलब वहां पर हालांकि फॉरेस्ट तो कम है लेकिन जो लैंड है वहां पर जो रिसोर्सेस हैं उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए वो क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करो, 6th शेड्यूल में शामिल करो। अब देखिए जो यहां पर इसके जो मेन लीडर हैं
आपको जानते होंगे, ये हैं सोनम वांगचुक, है ना। ये इस चीज को काफी दिनों से लीड कर रहे हैं, है ना। इसके लद्दाख के लिए जो 6th शेड्यूल का डिमांड है, इसको काफी दिनों से ये क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। अक्सर ये हंगर स्ट्राइक पे इसके लिए जाते हैं और ये वही व्यक्ति हैं। 3 इडियट्स अगर आपने मूवी देखी होगी, वहां पर जो आमिर खान जो किरदार निभाते हैं वो इसी सोनम वांगचुक का ही किरदार निभाते हैं वो। अब यहां पर वर्तमान में जो ये प्रोटेस्ट है इतना इरप्ट क्यों हुआ, है ना। एक्चुअली में देखिए क्या होता है, वहां पर दो क्या है आपकी, एक पार्टी है, एक है लद्दाख एपेक्स बॉडी या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लैब, और एक है केडीए जिसे कहते हैं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। वहां पर ये दो छोटी सी पार्टी है जो कि वहां पर क्या कर रही है, लद्दाख के लिए जो 6th शेड्यूल का डिमांड है ना, लद्दाख के लिए जो स्टेटहुड का डिमांड है इसकी मांग कर रही है। और क्या होता है कि देखिए यहां पर लिखा है, द लैब हैड अनाउंस्ड ऑन मंडे दैट इट्स लीडर वांट इन देयर हंगर स्ट्राइक until their demand are met. A 35-day hunger strike was started by the leaders of the lab on September 10. यानी 10 सितंबर को जो लैब के जो नेता हैं, जो वहां उसके जो लीडर्स हैं, वो 35 डेज के हंगर स्ट्राइक पर जाते हैं। इसके पीछे वजह है कि एक्चुअली में इनका और केडीए जो आपका कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इनका नेक्स्ट जो बातचीत के लिए केंद्र सरकार के साथ जो इनके डिमांड से, इसकी बातचीत के लिए अगली मीटिंग जो है वो 6 अक्टूबर 2025 को मतलब स्केड्यूल्ड है कि 6 अक्टूबर 2025 को इनकी मीटिंग होगी। जो भी इनके डिमांड्स हैं ये इसे केंद्र सरकार के पास रखेंगे। लेकिन ये क्या होता है, ये कहते हैं कि ये मतलब 35 दिन के हंगर स्ट्राइक पर जाते हैं और कहते हैं कि ये जब तक इनके जो डिमांड्स होते हैं मिल नहीं जाते, जब तक इनकी डिमांड्स जो है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये अपना हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ेंगे। और इसी दौरान क्या होता है, जो दो प्रोटेस्टर होते हैं उनकी क्या हो जाती है, मतलब वहां पर जो एक्चुअली में अगर वहां पर देखिए तो इनकी जो क्या क्या डिमांड है, मेजर डिमांड, पहले हम इन मेजर डिमांड्स के ऊपर चलते हैं। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, द लैब अलोंग विद द कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, वही केडीए, हैज बीन डायलॉग विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय के साथ इनकी बातचीत जारी है, मतलब पिछले काफी दिनों से। और अगला जो बातचीत होना था वो कब होना था, वो आपका होना है 6 अक्टूबर 2025 को होना है। हाँ, इनके जो भी बातचीत है और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वर्तमान में अब इसके क्या डिमांड है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। तो वर्तमान में देखिए इनके 4 डिमांड्स हैं। पहला डिमांड क्या है, स्टेटहुड का, कि आप हमें क्या करो, स्टेटहुड दो, है ना, कि जो एज यूटी स्टेटस हैज नॉट फुलफिल्ड देयर डिमांड्स ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन, यानी कि जो यूटी स्टेटस है ना, ये इससे खुद को गवर्न नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार क्या कर रही है, इसको इसके ऊपर प्रशासन कर रही है, जिसके कारण इनका जो सेल्फ गवर्नेंस का जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इसलिए क्या कह रहे हैं, ये स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए। दूसरा डिमांड क्या है, इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल, कि लद्दाख को क्या करो आप 6ठी अनुसूची में शामिल करो। 6ठी अनुसूची के ऊपर अभी हम लोग आते हैं और इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। तीसरा क्या है, सेटिंग अप ऑफ सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख। एक्चुअली देखिए लद्दाख के अंदर जो अगर हम बात करें क्यों आखिर ये पब्लिक सर्विस कमीशन का डिमांड क्यों कर रहे हैं, जैसे हर स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन है, आप मतलब अलग अलग राज्यों में देखते होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो कह रहे हैं कि लद्दाख में भी आपका एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए लद्दाख में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अगर हम बेरोजगारी के दर की बात करें तो वहां पर याद रखिएगा अंडमान निकोबार के बाद सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं ग्रेजुएट्स, यानी कि यहां पर लगभग 26.4% जो ग्रेजुएट्स हैं वो क्या हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जो कि पूरे इंडिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर है अंडमान निकोबार के बाद। और ये कहते हैं कि ताकि यहां के जो लोग हैं, यहां पर जो जॉबलेसनेस है उसको दूर करने के लिए क्या किया जाए, उनको मतलब क्या किया जाए, एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाए। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो लद्दाखी लोग हैं इनको 95% का क्या दिया जाए, इसमें रिजर्वेशन दिया जाए यहां के गवर्नमेंट जॉब्स में, 95% लद्दाखी लोगों को ही ये जॉब मिले। इसके बाद देखिए यहां पर ये कह रहा है, अभी वर्तमान में आपको पता होगा कि लद्दाख के अंदर आपका जो है एक आपका क्या है, पार्लियामेंट्री सीट है, और ये कह रहे हैं कि हमें अब यहां पर 2 पार्लियामेंट्री सीट दिया जाए ताकि हमारा सेंटर यानी पार्लियामेंट में जो हमारी आवाज है वो और बुलंद हो, है ना। यानी कि अभी यहां पर एक क्या है, लोकसभा सीट है, और लोकसभा सीट का नाम क्या है और उसकी क्या विशेषता है ना, आपको पता होना चाहिए। ये मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से
मतलब भारत का सबसे बड़ा लोकसभा सीट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे उस लोकसभा सीट का नाम क्या है। तो ये दो लोकसभा सीट की भी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक तो है, लेकिन कह रहे हैं एक बढ़ाने के लिए, यानी कि टोटल 2 पार्लियामेंट्री सीट की मांग कर रहे हैं। ये इनका क्या है, डिमांड है ना। और इसी डिमांड को लेकर के जो वहां पर जो खास करके यंग लोग हैं, है ना, जहां पर जो मतलब जो कहता है ना, जैसे वर्तमान में आपने नेपाल में जेंजी रिवॉल्यूशन देखा, इस तरह का जेंजी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि वहां पर खास करके जो मेजर इशू है इनका, एक तो सिक्स्थ शेड्यूल का, और साथ ही साथ स्टेट छूट के डिमांड का, और तीसरा इशू कह सकते हैं जो वहां पर जॉबलेसनेस है, वहां पर जो बेरोजगारी है, ये इनका मेजर डिमांड है। और इसको लेकर के वर्तमान में वहां पर जो उनके जो भी यंग मतलब वहां के जो युवा बेरोजगार सब हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ये डिमांड हमारा फुलफिल कर, है ना। अब सवाल उठता है कि सर आखिर ये सिक्स्थ शेड्यूल में जाना क्यों चाहता है, आखिर सिक्स्थ शेड्यूल में जाने के बाद क्या इनको प्रोटेक्शंस मिलेंगे। तो सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सिक्स्थ शेड्यूल होता है ना, एक्चुअली में हमारे संविधान के अंदर 2 अनुसूची है, एक शेड्यूल 5 और एक शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 की अगर बात करें तो शेड्यूल 5 के तहत भारत के अंदर किसी भी क्षेत्र को एज पर आर्टिकल 244 क्लाउज 1, याद रखिएगा, एज पर आर्टिकल 244 क्लाउज 1, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्रेसिडेंट भारत के अंदर किसी भी एरिया को शेड्यूल 5 के तहत, शेड्यूल 5 के तहत क्या कर सकते हैं, एक शेड्यूल एरिया या अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर कर सकते हैं, अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 244 क्लाउज 1 ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि शेड्यूल 5 के तहत आप किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकते हो, भारत के अंदर अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर कर सकते हो। और वर्तमान में जो शेड्यूल एरियाज हैं वो कितने आपके राज्यों में हैं, 10 राज्यों में। लेकिन साथ ही साथ आर्टिकल 244 क्लाउज 2 याद रखिएगा, आर्टिकल 244 क्लाउज 2 ये बात करता है ट्राइबल एरियाज की, ये बात करता है जनजातीय क्षेत्रों की। और जनजातीय क्षेत्र वहीं पर उसी एरिया को डिक्लेयर किया जा सकता है जहां पर की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्या है, आपका ट्राइबल पॉपुलेशन है ना। और आपको मैंने अभी बताया कि जो लद्दाख में 97% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन है। और इसलिए लद्दाख कह रहा है कि चूंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो आप यहां पर क्या करिए, इसे आप शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करो, यानी मतलब ट्राइबल एरिया डिक्लेयर करो, किसके तहत, शेड्यूल 6 के तहत, ट्राइबल एरिया। अब वर्तमान में जो ये ट्राइबल एरिया जो है, यानी शेड्यूल 6 के तहत, याद रखिएगा कितने स्टेट में ये शेड्यूल 6 के तहत ट्राइबल एरिया है, तो मेघालय में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा है और असम है। यानी कि ये 4 स्टेट है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। यहां पर याद रखिएगा ये पूरा का पूरा राज्य ही नहीं, ये मत समझना कि पूरा का पूरा राज्य ही ट्राइबल एरिया के अंदर है, नहीं। इस राज्य के अंदर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर की ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वहां पर ट्राइब्स के कल्चरल डाइवर्सिटीज काफी ज्यादा है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पर जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, याद रखिएगा, जैसे मेघालय है, मेघालय के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट है, गारो, खासी, जयंतिया। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में क्या है, आपका ट्राइबल एरिया है। इसी तरह मिजोरम के अंदर चकमा, लाई और मारा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर क्या है, आपका मतलब ट्राइबल एरिया है। इसी तरह त्रिपुरा में, त्रिपुरा आपका ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद असम के अंदर याद रखिएगा दीमा हसाओ है, कार्बी आंगलोंग है और बोडोलैंड। यानी कि यहां पर अगर देखें तो मेघालय के अंदर आपका 3 है जिला, मिजोरम के अंदर 3 जिला है, त्रिपुरा के अंदर 1 है और असम के अंदर आपका 3 डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर की ट्राइबल एरियाज हैं, जहां पर की आपका क्या है, जो कि शेड्यूल 6 के तहत ट्राइबल एरिया। अब ये जो शेड्यूल 6 के तहत जो ट्राइबल एरिया होता है ना, यहां पर याद रखिएगा प्रशासन जो होता है, यहां पर जो आपका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो कैसे होता है, तो वो याद रखिएगा इसके लिए यहां पर बनता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर रीजनल काउंसिल्स भी बनते हैं। और ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेट के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसके लिए कानून बनाती है, तो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है ना, जिन भी जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, यहां पर देख सकते हैं टोटल आपके कितने ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, टोटल आपके 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं वर्तमान में इस शेड्यूल 6 के तहत, जहां की 3 आपका मेघालय में है, 3 मिजोरम में है, 1 त्रिपुरा में है और 3 आपका असम में है। नाम भी यहां पर देखिए लिखा है, खासी हिल्स
ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जयंतिया हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, गारो हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यहां पर चकमा है, उसी तरह लाई है, मारा है, त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, और असम में दिमा हसाओ, कार्बी ओंगलोंग और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ये यहां पर ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। अब ये क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए जो लैंड से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड कानून, फॉरेस्ट से रिलेटेड कानून, मनी लैंडिंग से रिलेटेड कानून, वहां का जो शिक्षा वगैरह है, वहां के जो कल्चर से रिलेटेड जो कानून है, वो बनाने काम ये करते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर किसी एरिया को इस ट्राइबल एरिया में शामिल करना है, किसी भी एरिया को अगर इस ट्राइबल एरिया से हटाना है, तो ये काम कौन करेंगे, वो उस स्टेट के गवर्नर के पास ये पावर होता है कि उस स्टेट के जो गवर्नर हैं वो किसी एरिया को उस ट्राइबल एरिया में शामिल कर सकते हैं, किसी एरिया को उस ट्राइबल एरिया से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और ये जो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ना, ये क्या करेगी, उन क्षेत्र में कौन सा कानून लागू होगा, कौन सा कानून लागू नहीं होगा, वो भी डिसाइड करती है ये एडीसी। और इस एडीसी का कंपोजिशन क्या होता है सर, तो इस एडीसी के कंपोजिशन की बात करें तो यहां पर याद रखिएगा, इसका जो कंपोजिशन होता है ना, ध्यान से समझना, यहां पर टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं। टोटल 30 सदस्य यहां पर होते हैं, 30 मेंबर्स, है ना, 30 मेंबर्स यहां पर टोटल होंगे, जिसमें कि याद रखिएगा 26 इलेक्टेड होते हैं और 4 जो नॉमिनेटेड होते हैं, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। गवर्नर के द्वारा 4 मेंबर जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं यहां पर। और वर्तमान में आपको बताया कितने, 10 ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, पहली बैठक से कितना होता है, 5 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है ना? और इनके पार्स क्या होते हैं, तो आपको बताया कि वहां पर जो भी आपका मतलब उस क्षेत्र के अंदर जो जमीन से रिलेटेड कानून, फॉरेस्ट से रिलेटेड कानून, मनी लैंडिंग से रिलेटेड कानून, साथ ही साथ वहां पर जो एजुकेशन है, वहां पर जो उनके कल्चर्स हैं, उससे रिलेटेड कानून बनाने का काम करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा कि इन राज्यों के अंदर जो ट्राइबल एरियाज हैं, इस ट्राइबल एरियाज में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इन ट्राइबल एरियाज में पार्लियामेंट का कौन सा कानून लागू होगा नहीं होगा, या स्टेट का कौन सा कानून लागू होगा नहीं होगा, ये असम के केस में कौन डिसाइड करते हैं, असम के केस में ये डिसाइड करते हैं गवर्नर। असम के केस में इस चीज को कौन डिसाइड करते हैं, गवर्नर। कि पार्लियामेंट का कौन सा कानून इन ट्राइबल एरियाज में लागू होगा, स्टेट का कौन सा कानून इस ट्राइबल एरियाज में लागू होगा, या किन मॉडिफिकेशंस के साथ लागू होगा या लागू नहीं होगा, ये डिसाइड करेंगे। असम के केस में कौन करेंगे, गवर्नर डिसाइड करेंगे वहां के। वहीं पर याद रखिएगा त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय की बात करें, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय की बात करें, तो यहां पर याद रखिएगा अब स्टेट का कौन सा कानून इन ट्राइबल एरियाज में लागू होगा, यानी त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर स्टेट का कौन सा कानून लागू होगा नहीं होगा, किन मॉडिफिकेशन के साथ लागू होगा, यह डिसाइड करेंगे वहां के गवर्नर। और जो सेंटर का कौन सा कानून लागू होगा नहीं लागू होगा या किन मॉडिफिकेशंस के साथ लागू होगा, ये कौन डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करते हैं, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट। यानी कि अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल कर लिया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, इन्हीं राज्यों की तरह वहां पर क्या बनेगा, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगा। और वो जो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है फिर वहां पर किसके लिए, लैंड से रिलेटेड, वहां के जो मतलब आपके जो संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, वहां पर जो फॉरेस्ट है या फिर वहां पर जो उनका कल्चर है ना, वहां पर जो उन सब के लिए, यानी वहां पर जो मनी लैंडिंग वगैरह है उससे रिलेटेड एक तो वो खुद कानून बना पाएंगे, जिससे कि कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो वहां पर चल रहे हैं उस पर क्या हो सकता है, उस पर विराम लग जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, जो जब वहां पर आपका अगर एडीसी बनता है, ऑटोनमस यानी 6th शेड्यूल में अगर लद्दाख को शामिल किया जाता है तो वहां पर जो ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स अगर बनेंगे तो वो अब डिसाइड करेंगे वहां के जो मतलब एलजी वर्तमान में है ना, तो याद रखिएगा वो अब फिर वहां पर डिसाइड किया जाएगा कि आखिर उन क्षेत्रों में पार्लियामेंट का कौन सा कानून लागू होगा, कौन सा कानून लागू नहीं होगा, है ना। अब वो किसके पास पावर होगा, वो डिसाइड करेंगे कौन, प्रेसिडेंट वहां पर। और प्रेसिडेंट किसके सलाह से डिसाइड करेंगे, उस ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सलाह से डिसाइड करेंगे यहां पर। यानी कि जब एडीसी वहां पर बन जाएगा तो वो हो सकता है, वो कह सकता है कि पार्लियामेंट का ये कानून हम यहां पर लागू नहीं होने देंगे, इस कानून को यहां पर लागू नहीं होने देंगे, या ये कानून लागू होगा तो इन बदलाव के साथ, इन चेंजेस के साथ लागू होगा।
और यहां पर देखिए जो फिफ्थ स्केड्यूल के जो मतलब आपके वो हैं उसका दिया गया है कि यहां पर अप्लाई टू सर्टेन, यानी कि फिफ्थ स्केड्यूल का जो प्रोविजन है वो कितने राज्यों में लागू है। तो यहां पर देखिए वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है। यहां पर याद रखिएगा जैसे यहां पर क्या होता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल होता है, उस तरह यहां पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है। और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो होता है ना, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इसमें याद रखिएगा मैक्सिमम जो इसमें होते हैं 20 मेंबर्स होते हैं। यहां पर जो इनके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है इनका अलग होता है, और यहां पर भी जो इनके पास देखिए क्या होता है मतलब ज्यादा शक्तियां होती है, यानी कि इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी होता है, लेजिस्लेटिव पावर भी होता है और जुडिशियल पावर भी होता है। यानी इनके पास कानून को लागू करने का भी शक्ति है, कानून को बनाने का भी शक्ति है, और साथ ही साथ इनको दंड देने वगैरह का भी शक्ति होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। यहां पर ज्यादा से ज्यादा मतलब क्या होता है, सेल्फ गवर्नेंस होता है। लेकिन यहां पर सिर्फ ये लैंड और मनी लैंडिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं। यहां पर इनके जो मतलब भूमि को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके जो मतलब मनी लैंडिंग का जो तरीका है उसके लिए यहां पर ये उनको प्रोटेक्शन कम दिया गया है, और इसमें ज्यादा प्रोटेक्शन। एक अधिनियम है, याद रखिएगा, पीशा अधिनियम है। पीशा अधिनियम क्या है, पंचायती राज एक्सटेंशन टू स्केड्यूल एरियाज। ये अधिनियम जो बनाया गया था ये 5वीं अनुसूची के अंदर जो स्केड्यूल एरिया है वहां पर याद रखिएगा जो पंचायत से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उसको एप्लीकेबल, उसको लागू करने के लिए जो आपके पंचायत से रिलेटेड जो प्रोविजन है, यानी स्केड्यूल आपका 11 और जो पार्ट 9 के प्रावधान हैं उसको इन अनुसूचित क्षेत्रों में, ये जो आपके स्केड्यूल एरियाज हैं स्केड्यूल 5 के, वहां पर लागू करने के लिए पीसा अधिनियम बनाया गया था। लेकिन पीसा अधिनियम इन्हीं क्षेत्रों में लागू होता है, स्केड्यूल 6 के एरिया में याद रखिएगा स्केड्यूल 6 का जो ट्राइबल एरिया है वहां पर यह लागू नहीं होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो मुझे जैसा उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि लद्दाख में ये जो वर्तमान में डिमांड है कि क्या क्या डिमांड है और ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, साथ ही साथ लद्दाख स्केड्यूल 6 में क्यों शामिल होना चाहता है, और स्केड्यूल 6 में जब कोई क्षेत्र मतलब स्केड्यूल 6 के तहत जब किसी एरिया को मतलब ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उनको क्या प्रोटेक्शंस दिए जाते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा सवाल भी है कि आप ये बताइएगा कि पीशा अधिनियम जो बनता है 1996 में वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और बताएंगे आपको ये जानकारी कैसी लगी, ताकि आपके साथ ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते रहें। थैंक यू।